अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक बड़े ही अहम और एक ख़ास टॉपिक के ऊपर। उससे पहले हम डॉक्टर साहब को स्टूडियोज़ में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अमूमन डायबिटीज़ के ऊपर ज़्यादातर बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक मैं इसको कहूँगी कि है सेंसिटिव टॉपिक मैं इसको कहूँगी। हिर्सुटिज़म का जो आजकल एक लोगों को एक मसला है, बहुत इशू है वो जो उधर पेश आ रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा। ये होता क्या है, आप इस बारे में थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दें इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। थैंक यू। और ये बहुत कॉमन इशू है, 5 to 10% ऑफ जो फीमेल पॉपुलेशन है उनको इफेक्ट करता है और इट कैरीज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जो फीमेल्स हैं उनको इस हवाले से कॉस्मेटिकली इश्यूज होते हैं और स्ट्रेस होती है, और फीमेल्स स्पेशली इसके लिए ही क्लिनिक्स पे आती हैं कि एक्सेसिव बाल क्यों है। ठीक है। और फिर उसके पीछे हम देखते हैं कि कई दफ़ा बहुत सीरियस एंडोक्राइन काजेज होती हैं। तो आज मैं सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर दूँ कि इससे एक्सेसिव हेयर से या हिर्सुटिज़म से हमारी मुराद क्या है। हम फीमेल्स में हिर्सुटिज़म तब डिफ़ाइन करते हैं जब हेयर एक्सेसिव हेयर मौजूद हो अपर लिप पे, चिन पे, हेड स्टर्नम पे, अपर ऑफ द चेस्ट जो है इस पे हो, और बैक पे हो या बटक्स पे हो। ठीक। ये जो बाल हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बालों की, ये एंड्रोजेनिक एरिया साइड्स हैं, यानी जहाँ पे एक्सेसिव एंड्रोजेंस की वजह से या एक्सेसिव स्टीरॉयड्स की वजह से बॉडी के अंदर जो स्टीरॉयड्स हैं, जो मेल स्टीरॉयड्स हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं, उनकी ज़्यादती की वजह से ये जो चेंजेस हैं बालों में ये आती है। तो इसको हम हिर्सुटिज़म कहते हैं। जो बाकी फीमेल में मेल हार्मोन्स, हाँ अब बात यही बात कर रहा हूँ। तो फीमेल में मतलब उन हार्मोन्स की जो ज़्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए नॉर्मली, उनकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनकी ज़्यादती की वजह से ये बाल आ सकते हैं। ठीक है। और इन बालों को आप दूसरे 2-3 ऐसी कंडीशन हैं जिनसे डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट के यहाँ से बाल बढ़ने शुरू हो गए हैं वैसे, तो आप इसको हिर्सुटिज़म नहीं कहेंगे, आप इसको एंड्रोजन डिपेंडेंट हेयर्स नहीं कहेंगे। नॉन एंड्रोजन जो एरियाज मैंने गिनवाए हैं, यहीं पे जो हेयर्स होंगे एक्सेसिव, अपर लिप पे, चिन पे, आपकी अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे, या आपके बैक पे है या बटक्स पे हैं, ये जो सारे एरियाज हैं इन पे जो हेयर होंगे एक्सेसिव, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, जो कि नहीं होने चाहिए और जो मेल हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से अंदर बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली हिर्सुटिज़म कहते हैं। और ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर डायग्नोज करके। लेकिन इसको बाकी बाल एक्सेसिव बालों के साथ अनवांटेड हेयर्स जैसे होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे फेस पे ज़्यादा हेयर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये वाले ज़्यादा, कुछ लोगों को पूरी बॉडी पे ओवरऑल हेयर ज़्यादा होते हैं। ये सारे की सारी जो कंडीशंस हैं इनको साइड पे रख के इनको हिर्सुटिज़म से डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? क्या ये कुछ खाने पीने की वजह से? आपने पहले मुझे बताया तो हार्मोन वो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या उसके लिए कोई एक्सटर्नल रीजंस हैं? लाइक कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, सामने लगा रहे होते हैं, या इटसेल्फ कोई लोग स्ट्रेस में होते हैं किसी और बीमारी की वजह से। हाँ बिल्कुल सही। जब हम काजेज़ की बात करते हैं, 70 to 80% जो एक्सेसिव हेयर या एंड्रोजन एरियाज में होते हैं, इनकी जो काज होती है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। मैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की डेफिनेशन याद दोहरा देता हूँ फीमेल जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब होता है कि आपकी बॉडी, एक तो आपकी बॉडी में जो फीमेल्स हैं उनके मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके अंदर जो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो ओवरीज के अंदर सिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो उसका एलिमेंट होता है वो होता है हाइपर एंड्रोजेनिक फिनोमिना, यानी कि बॉडी के अंदर सर्टन हार्मोन्स जिनमें से टेस्टोस्टेरोन, DHEA है और कुछ और हार्मोन्स हैं, इनकी ज़्यादती हो जाती है। ठीक है। तो आप अगर तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो उनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल होता हो तो हम उसको कोई 2 क्राइटेरियाज होते हो 3 में से, ये 3 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं। तो अगर 2 कंडीशंस भी होती हों तो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी लेबल कर देंगे। तो ये जो 70 to 80% फीमेल्स हैं, इनमें यही वजह होती है एक्सेसिव बालों की, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी उनके वहाँ से हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और कौन से हार्मोन्स बढ़ रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन
और DHEAs, ये हार्मोन्स है। अच्छा, अब जो बात होती है दूसरी कंडीशंस होती हैं वो है कि कुछ ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, जैसे जो ओवरीज हैं फीमेल्स के अंदर, जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कोई ट्यूमर हो पेल्विक एरिया में, तो उस ट्यूमर की वजह से भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। एक और एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं बॉडी में एंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो पहले मैंने उससे थायराइड ग्लैंड पर हमने डिस्कशन की थी, हमने पैराथायराइड ग्लैंड पे बात की थी। इसी तरह आपकी किडनीज़ के ऊपर जो एक लोकेटेड ग्लैंड्स होते हैं उनको हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम पोटाशियम का बैलेंस है उसको सही रखते हैं, आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और एक अगर वो उनके अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से उनके अंदर से मेल हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो एड्रीनल ट्यूमर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो एड्रीनल ट्यूमर या ओवेरियन ट्यूमर्स हो गए 5 to 10%, ये रीजंस होती हैं। और इसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम इडियोपैथिक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई रीज़न नहीं मिली, आपको कोई केमिकल एविडेंस नहीं मिला हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स का, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं मिली, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट को इडियोपैथिक, यानी कि इसकी वजह नामालूम है लेकिन प्रॉब्लम उधर है, फिर हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम इसको मैं इसको सम अप करूँ तो 3 मेन वजूहत हैं। एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओवरीज में जो सिस्ट हो जाते हैं, और एक है कि आपके कहीं ट्यूमर हो ओवरीज में या एड्रीनल ग्लैंड में, और तीसरी कंडीशन होती है कि हम इनकी नामालूम वजूहत कह दें। और चौथी में अगर आपने बात की थी कि कुछ क्रीम्स लगाने से तो नहीं हो जाता, या कोई एक्सेसिव मेडिकेशन लेने से तो नहीं हो जाता, बिल्कुल सही है। उसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, वो मेडिसिन भी जो है वो एक्सेसिव बालकारी होती हैं। उनमें से एक जो है वो यूज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इटसेल्फ है, और यूज़ ऑफ डेनाजोल नामी एक टैबलेट्स है जो एक और कंडीशन गायनी की होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसके अंदर यूज़ करते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो आपको हर एक टर्म को जो है वो एक्सप्लेन करना। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो एक फ़िज़िकल, मैं तो इसको तकलीफ़ ही कहूँगी, प्रॉब्लम है एक फ़िज़िकल, ऑब्वियसली उससे आपका जो अपीयरेंस है उस पर इफ़ेक्ट होता है, यू फील अनकम्फर्टेबल, जिसको भी है, ठीक है। कॉस्मेटिक इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक इश्यूज़ होते हैं। अब ये इसका एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उसमें ये कि साइकोलॉजिकली जो पेशेंट है वो किस तरह से इसको फेस करता है, क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं? जो फीमेल्स हैं वो इसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में होती है, बिकॉज नेचुरल बात है कि जब आपकी बॉडी में एक अनवांटेड चीज़ है, अनवांटेड, अनयूजुअल, जो अनयूजुअल है, जो आपने फिर सोसाइटी को फेस करना है, वर्किंग वुमेन्स हैं, इवन जो घर में फीमेल्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। मतलब किसी भी फीमेल के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। फेमिनिज्म का ये पार्ट नहीं है ना बेसिकली, वो एक फेमिनिज्म का ये पार्ट नहीं है, सही। तो एक्सेसिव, तो फिर आपको पता है ये लोग इसके लिए जाना आना, उसके लिए लेज़र लगवाना, उसको रिमूव करवाना, जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, ये होता है सिम्टम को ट्रीट करना, ये सिम्टम को ट्रीट करते हैं, और डेफिनेटली उसके अलावा कोई चारा भी नहीं सम टाइम, तो आपको ट्रीटमेंट तो उसकी लेनी पड़ती है। तो आप जिस फॉर्म में ट्रीटमेंट लेते हैं फिर आना जाना उसके लिए, तो एक तरह से एक जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर इंसुलिन लगानी है, इसी तरह जो हिर्सुटिज्म में जो लेज़र ट्रीटमेंट है, जो बाकी ट्रीटमेंट करवानी है, ये भी एक क्रॉनिक इशू है, तो इट कैरीज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत कॉमन इसके साथ अटैच होते हैं। अच्छा, अब जब बैक में मेडिकल प्रॉब्लम भी चल रहा होता है तो उसके साथ कई और इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से इनफर्टिलिटी भी एक इशू हो सकता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से होता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, तो इसलिए इस किस्म के प्रॉब्लम को एग्जैक्टली डायग्नोज करना, उसकी वजह तक पहुंचना और फिर उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके टेस्ट के बारे में आप क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? 3-4 मेन टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं। एक सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो हमें करवाना चाहिए, इसको हम टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल कहते हैं। ये सारी लैब्स करती हैं, इनमोल भी करता है, बाकी भी जो प्राइवेट लैब्स हैं वो भी करते हैं। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन्स है, अच्छा ये जहन में रहे कि बहुत सारी फीमेल्स ट्रीटमेंट ले रही होती हैं इसका,
जब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, अपनी गायनिक वाली डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे दी इन द फॉर्म ऑफ COC पिल्स, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये इसमें भी यूज़ होती है, हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होती है। तो अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं तो फिर 4 to 6 वीक्स वो टेस्टोस्टेरोन 8 वीक्स अपना टेस्ट ना करवाएं। ठीक है, उसमें फिर टेस्ट की इंटरप्रिटेशन में और उसके रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो मेडिसिन को ले रही हैं, इन दी हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो 8 हफ्तों का गैप होना चाहिए टेस्ट करवाने में और उसको डिसकंटिन्यू करने में। 8 हफ्ते बाद फिर वो अपना सुबह 8 बजे अपना सैंपल टेस्टोस्टेरोन का करवा सकती हैं। DHEAs एक होता है, ये भी एक हार्मोन ही है, ये भी एक डेरिवेटिव है, और ये एड्रीनल बेस्ड होता है, यानी एड्रीनल ग्लैंड से ज़्यादा सीक्रेट होता है, इसका लेवल करवाना चाहिए। और फिर सम टाइम हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं ओवरीज के साइज़ देखने के लिए, उनका साइज़ और उनके अंदर सिस्ट की मौजूदगी देखने के लिए करते हैं। या खुदा न खास्ता अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में कोई ट्यूमर है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज में, तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो 4th इसमें टेस्ट होता है वो सम टाइम हम एड्रीनल ग्लैंड का CT स्कैन करवाते हैं जी। अगर हमें लग जाए कि ये प्रॉब्लम जो है वो किसी एड्रीनल नामी ग्लैंड का है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, हम CT एड्रीनल करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किन लोगों को वरी करना चाहिए अपनी बीमारी के बारे में? इनमें से कुछ हर एक को वरी करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा वरी किसको करना चाहिए, या मतलब कब जो है ज़्यादा ये रेफरल बनता है टू एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो वो उसकी मैं बात कर लूँ। अगर किसी पेशेंट को बहुत रैपिडली बाल डेवलप हुए और वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, से 1 महीने में बाल बढ़ते ही गए, ठीक, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कोई ट्यूमर भी हो सकता है, देखते ही देखते बढ़ गया। हाँ, तो उसमें फौरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है और फिर वर्कअप की ज़रूरत है। इसके मुकाबले में एक और फीमेल है जिसको अराउंड पुबर्टी, कोई 14-15 साल की एज में, जब थोड़ा सा पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू भी शुरू हुआ, वेट गेन भी है, तो साथ ही वो थोड़े बाल भी आने शुरू हो गए एक्सेसिव, तो वो ऐसा ऐसा बढ़ते गया। पहले माइल्ड थे, आपके घर में प्लकिंग से ये बाकी चीज़ों से ठीक हो जाते थे, वैक्स से ठीक हो जाते थे, फिर आपको लेज़र करना पड़ा। तो ये एक है कि स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। अगर स्लोली प्रोग्रेसिव है तो इतना वरी करने वाली बात नहीं है, जबकि रैपिड प्रोग्रेशन अगर हो, आपके 1 महीने में बहुत एक्सेसिवली बाल आ गए और बहुत सीवियर हो जाए, तो शिद्दत उनकी बढ़ जाए, इसका मतलब है नुमाया होने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में प्रॉब्लम भी कुछ ज़्यादा सीरियस हो सकता है। और फिर ये है कि ओल्ड एज में, जैसे एक फ़ीमेल है, उसकी एज अब 40-50 हो गई है और अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, तो ये भी साइन हो सकता है कि कहीं जाके ओवरीज में या एड्रीनल में कहीं ट्यूमर ना हो, तो फिर उनको वर्कअप ज़रा जल्दी कंसल्ट भी करना चाहिए और अपने वर्कअप को सीरियस लेना चाहिए। ये हैं बातें जो ज़रा सी मुश्किल हैं या सीरियस हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि 70-80% केसेस में आपके ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, आप अपना जब वेट रिड्यूस करना शुरू करते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे एज की फीमेल्स, तो इसमें मतलब कोई स्पेसिफिकली बाउंड्रीज नहीं है कि इतनी एज के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इतनी एज के लोगों को हो सकती है? बाउंड्रीज नहीं है, किसी भी एज में ये स्टार्ट। हाँ, इसकी डेफिनेशन को मुताबिक कई सारे बाल ऐसे हो सकते हैं जिस डेफिनेशन में उतरते हो। अच्छा, उस जो मतलब के क्राइटेरिया में आते हो, उसके लिए एज की कोई वो नहीं है, किसी भी एज में ये प्रॉब्लम जो है, यानी ये जो मर्ज है वो लाहक हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट्स और इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है? सब नंबर 1 तो लाइफ वो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी ट्रीटमेंट चूँकि टियोलॉजी बेस्ड होती है, ज़्यादातर पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केसेस हैं, तो मैं उसी पे बात करना चाहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज़ वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन, आप अपना वेट कम करें, जितना भी आप ओवर वेट है अपने BMI को 25 पे लेके आए। अब तो कहते हैं कि जो एशियन जो लोग हैं उनको अपना BMI 23 से कम रखना चाहिए। तो अपने आप को स्मार्ट करें, पहली बात, वॉक शुरू करें, अपनी डाइट में चेंजेस लाएं। ये आपके पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी ट्रीटमेंट है, ये आपके इसका भी ट्रीटमेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम जो है वो उसकी शिद्दत ज़्यादा है और माइल्ड प्रॉब्लम नहीं है बालों का,
तो फिर हम कई दफ़ा केमिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। एक कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, जो अब हार्मोनल ट्रीटमेंट है एक्चुअली, और एक हम ट्रीटमेंट देते हैं जो एंटी एंड्रोजेनिक होती है, यानी कि आपकी बॉडी में जो चीज़ ज़्यादा हो गई है उसको हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन इज़ हार्मोन। तो जो एंड्रोजन ज़्यादा हो गया, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो गया, उसके अगेंस्ट एंटी एंड्रोजेनिक मेडिकेशन यूज़ कर ली। याद रखें जो इसकी ट्रीटमेंट हम देते हैं उसको, चूँकि हेयर फॉलिकल को बनते हुए वो 4 to 6 months का 4 months रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको भी 6 months के बाद एवेलुएट करते हैं कि वो उसकी एफिकेसी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को ट्रीटमेंट शुरू कराई तो वो मिरेकल एक्सपेक्ट ना करें कि 15 दिन बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इट टेक्स 4 to 6 months के ट्रीटमेंट इफेक्टिव होना शुरू हो। तो ट्रीटमेंट स्पाइरोनोलेक्टोन नाम एक ड्रग है वो यूज़ होती है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया हार्मोनल ट्रीटमेंट है, और थर्ड ट्रीटमेंट है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और इसके वेरियस प्रोसीजर्स हैं रिमूवल ऑफ द ईयर के, तो वो भी आपको लेना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि जो आप स्पाइरोनोलेक्टोन या मैंने कहा एंटी एंड्रोजेनिक ट्रीटमेंट है वो जब ले रहे होते हैं तो उसके दौरान ये फीमेल्स को काशियस लेनी चाहिए कि प्रेगनेंसी ना हो, और अगर ऐसा हो या ऐसी कुछ चांसेस हों तो वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उसको ट्रीटमेंट की मोडेलिटी को चेंज करें। ठीक है। ये होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ आगे बच्चे के ऊपर बुरे असरात आ सकते हैं जब हम स्पाइरोनोलेक्टोन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये चंद बातें थी जो ट्रीटमेंट के हवाले से मैंने बात कर दी हैं। जी, मैंने कहा था इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या हर आम खास? हाँ, इसमें अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता, आमतौर पे अफोर्ड करते हैं लोग, इसमें मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टली और सिलेक्टिव है ये। डॉक्टर साहब एक जो जनरल सी मैं बात करूँगी कि अमूमन आजकल लड़कियाँ थोड़ी कॉन्शियस होती हैं ब्यूटी के बारे में और वो अपना बड़ा ख्याल रखती हैं, वैक्स हो रही है और सारा वो थ्रेडिंग, क्या ये चीज़ें भी कॉज करती हैं एक्सेसिवली, मतलब बार बार उस फेस हेयर रिमूव करने से, या बाजुओं पे जैसे वो आजकल बड़ा अननेसेसरी यूज तो किसी चीज का भी ठीक, अननेसेसरी यूज से इन्फेक्शन तो हो ही सकती है ना। अच्छा, मतलब उसका लेकिन ये उसकी काज नहीं है। एग्जैक्टली यही पूछना था कि उसमें उसकी नहीं है। ओके। हाँ, ये है कि जब भी पेशेंट आए तो अपनी साथ अपनी सारी क्रीम्स और जो कुछ यूज कर रहे हैं वो लेके आए, सो दैट उनका डॉक्टर मुतय्यन कर सके, देख सके कि इनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बॉडी में एंड्रोजन की एक्सेस कर रही है, जो बॉडी में हार्मोन्स को बढ़ा रही है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो मेरा ख्याल है सारी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी वो हो गई कंप्लीट। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातचीत सुनी। एक्सेसिव हेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, फीमेल्स में जो चेहरे पर, बाजुओं पर या मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे बालों की ज़्यादती जो है वो हो जाती है समटाइम्स, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आप लोगों ने बातचीत सुनी डॉक्टर साहब की, यकीनन आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप अगले हफ्ते तक बिल्कुल खैरियत से रहेंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए हमारा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।